एजुकेशनल पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों को सामान्यगत दृष्टिकोण रूप से अपन देखें तो मूल अधिकार हमेशा राज्य के लिए बाध्यकारी होते हैं, और अगर मूल अधिकार हमें नहीं मिल रहे हैं या मूल अधिकार मिलने में हमें किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना पड़ता है तो हम उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कभी बाध्यकारी नहीं होते हैं। अगर लागू करे तो ये जनता के लिए फायदा है, और नहीं लागू करे तो हम राज्य पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं कर सकते, राज्य सरकार पर। अब नीति निर्देशक तत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से प्रारंभ होकर 51 तक चलते हैं। परीक्षा में कई बार सवाल आता है, नीति निर्देशक तत्व कहां से लेकर कहां तक चलते हैं, कौन से भाग में आते हैं। तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। अब आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं तो भारतीय संविधान में लेने की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी वो किस कमेटी ने की थी और किस आधार पर की, तो तेज बहादुर सप्रू समिति की सिफारिश पर संविधान में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए मूलभूत और आधारभूत सिद्धांत के रूप में इसको पहचाना जाता है। अब हम इनके एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें तो मैं सबसे पहले आपको इसके जब 36 से प्रारंभ होकर 51 तक चलता है तो अनुच्छेद 36 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 36 के अंतर्गत ये राज्य को परिभाषित करता है। राज्य का मतलब ये नहीं है कि मैं राजस्थान में रह रहा हूं और राजस्थान, ये नहीं, संपूर्ण देश में परिभाषित किया जाता है। इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत संसद और केंद्र सरकार आती है, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल आती है। इसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी हैं और अधीनस्थ अधिकारी समस्त इस राज्य की परिभाषा के अंदर केंद्रित होकर आते हैं। तो 36 के अंतर्गत इसकी परिभाषा आती है राज्य की। अनुच्छेद 36 में एक लिखित अनुबंध के रूप में कार्य करता है कि न्यायालय द्वारा कोई परिवर्तनीय नहीं है ये, और ये देश के शासन के लिए एक मूलभूत सिद्धांत है और इसको करना राज्य का एक कर्तव्य है। प्रेशर और दबाव नहीं है, ये राज्य की एक ड्यूटी है कि हमारे लिए वो कार्य करे। अनुच्छेद 36 और 37 अपन ने पढ़ लिए। 36 में राज्य की परिभाषा है और साथ में इसके बारे में मूलभूत आवश्यकताएं ये बता रहे हैं। अनुच्छेद 38 हमने कई बार पढ़ा कि लोक कल्याणकारी राज्य आखिर क्या होता है। सबसे पहले लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा इसी अनुच्छेद के अंतर्गत की गई और यह कहा जाता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य अपने लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और ये उसका कर्तव्य है। अगर उसको लोक कल्याणकारी राज्य जनता की सेवा करनी है तो इस प्रकार का उसकी कार्य करना है। तो अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आता है लोक कल्याणकारी राज्य। सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद इसका परीक्षा में दृष्टिकोण से अनुच्छेद 39 क्या है, आर्थिक न्याय से संबंधित है, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। इसके अंतर्गत 39D आता है, वो ऐसा कहता है कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर उन दोनों को समान कार्य किया जा रहा है तो दोनों को वेतन भी समान मिलेगा। तो आर्थिक न्याय मिला कि नहीं मिला। उसके बाद में दूसरा आर्टिकल आता है 39K। ये कह रहा है कि समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता, व्यक्ति को समान न्याय मिलना चाहिए और अगर कानूनी जानकारी भी फ्री मिलती है वो भी इसके अंतर्गत राज्य का कर्तव्य बनता है कि नागरिकों को इस प्रकार की सेवाएं देवे। तो 39 इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप याद कर ले। परीक्षा में कई बार इस प्रकार का सवाल आता है। अगला अनुच्छेद है 40, ये भी वेरी महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ये डेवलपमेंट का तरीका है। राज्य ग्राम पंचायत का निर्माण करेगा तो ग्राम पंचायत में वार्ड का निर्माण होगा, उसके अंतर्गत सरकार फंड भेजेगी और फंड के माध्यम से वो लोक कल्याणकारी योजनाओं को आसानी से लागू कर सकती है और गांव का भी आसानी से विकास होगा। तो ये भी एक राज्य के दायरे के अंदर आता है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये राज्य को आदेश दिया गया आप पंचायतों का गठन करो। उसके बाद में अनुच्छेद 41 ये बोल रहा है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि मान के चलो कि हमें सुविधाएं नहीं मिलती है, तो जिस प्रकार जैसे स्थितियां अलग है, जैसे वर्तमान में लॉकडाउन का दौर चल रहा है तो काम नहीं है, तो इसके दौरान राज्य सरकार व्यवस्था करेगी, जैसे नरेगा की व्यवस्था करती है और भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाकर काम की व्यवस्था करती है। शिक्षा तो सरकार का
एक मूल कर्तव्य के रूप में माना जाता है कि निःशुल्क शिक्षा हमें देती है, तो ये राज्य की ड्यूटी आ जाती है। और उसके बाद में आती है अनुच्छेद 42। वेरी वेरी मेरी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो अपने परिवार में कोई गर्भवती महिला होती है तो हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो हॉस्पिटल ले जाने के उपरांत उसकी संपूर्ण चिकित्सा की देखभाल और उसके बाद में चाहे बच्चा हो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, डिलीवरी होने पर सरकार उसको पैसे देती है। तो ये एक नीति निर्देशक तत्व है, लोक कल्याणकारी योजना का है। और परीक्षा में सवाल आता है कि प्रसूति के उपबंध की स्थापना या उपबंध की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो नीति निर्देशक तत्व का वो अनुच्छेद है 42, प्रसूति उपबंध, गर्भवती महिला के लिए। तो 42वां अनुच्छेद। मैंने आपको दो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट बताए हैं, एक तो 39D और 39K, और उसके बाद में आता है 42वां। 40वां भी कई बार परीक्षा में आता है, ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा करता है। उसके बाद में आता है अनुच्छेद 43, जो कार्य कर रहा है उसको उसके कार्य के अनुकूल मजदूरी, अर्थात कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी। और इसके अंतर्गत 43K में उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, कहीं पर भी उद्योग खुलता है उसमें श्रमिकों की भागीदारी किस अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लोकेलिटी का फायदा, वो कंप्लीट इसके अंदर आता है। और वर्तमान में 43K है जो 97 संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत सरकारी सहकारी समितियों का संवर्धन, अर्थात राज्यों में या जिलों में पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर सहकारी समितियों की वृद्धि करके सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। और उसके बाद में आर्टिकल 44, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये नीति निर्देश तत्व है, ये हमें सामान्यतः लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेगा। ये चर्चा कर रहा है, ये कभी भी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता कि राज्य इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, नहीं। वो सामान्यतः ये राज्य के लिए फायदेकारी है तो राज्य इसका यूज करता है, लेकिन जिस प्रकार